सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैंक जीपीएस स्टडी सेंटर। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए मैं लेकर आया चुका हूँ ज्योग्राफी क्लास 11th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 14 तारीख को। ठीक है, 14/7/22 को उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूँ। और यहाँ पे करीबन 19 या 20 प्रश्न हैं। इनमें से का सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप लोग को यार वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि आप लोग को सारा क्वेश्चन रिवीजन हो जाए और समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम्स। ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी है और क्लास जो है 11th है। ओके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो है सेट 1 से लिया गया है। अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम लिखें। अरब सागर में जो दो नदियां गिरती हैं उनका नाम लिखना है। राइट द नेम ऑफ टू रिवर दैट फॉल इन द अरेबियन सी। यानी कि अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों का नाम लिखना है। तो इसमें से आप लिख सकते हैं सिंधु नदी, नर्मदा और तप्ती नदियाँ। यहाँ पे मैंने 3 लेकर आया हूँ। 3 में आप लोग को क्या लिखना है, 2 लिखना है और 2 नंबर ले लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न जो दूसरा पूछा गया है, दूसरा प्रश्न में पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या बोला गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से, आकार के हिसाब से यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है उस भारत का सबसे बड़ी राज्य है, जिसका क्षेत्रफल करीबन कितना किलोमीटर वर्ग में है, जिनका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। यहाँ पे आप लोग सिर्फ ये लिख सकते हो कि राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अब तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है, तीसरा में जो बोला गया आप्रवाह तंत्र किसे कहते हैं। आप्रवाह तंत्र किसे कहते हैं। आप्रवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली किसी नदी तथा उसकी सहायक धारों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष अव्यवस्था है। जो जल है वहाँ जो आवाह तंत्र है या प्रवाह प्रणाली जिसे हम लोग कह सकते हैं, जहाँ पे पानी क्या होती है, बहती है, उस प्रवाह प्रणाली को या उस नदी को उसकी सहायक धारों द्वारा यानी कि और जो कोई भी सहायक नदी होते हैं जो उनके साथ मिलकर और मतलब ज़्यादा और मिलकर और क्या करते हैं, ज़्यादा बड़ी नदियों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कह सकते हैं, आप्रवाह तंत्र। आप्रवाह तंत्र किसे कहते हैं, उन धाराओं को जो धारा क्या कर रहे हैं, मिल के बना रही है एक बड़ी नदी या फिर बड़ी समुद्र। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, आप्रवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट। चौथा प्रश्न पूछा गया बांगर क्या है। बांगर क्या है, ठीक है, तो बांगर क्या है, बांगर ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले भूभाग हैं। ये जो कौन सी भूभाग हैं यानी कि कौन सी मिट्टी हैं, जो पुराने जलोढ़ मिट्टी होती है उसी के कुछ भूभाग हैं। इस प्रकार की जलोढ़ के के लगातार एकत्रित होने पर उजले जैसी संरचना बन जाती है। मतलब ये मिट्टी किस प्रकार से है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसकी भूभाग का ही हम क्या कर सकते हैं, बांगर कह सकते हैं। उसी मिट्टी को बांगर कहते हैं, जो कई वर्षों तक एकत्रित होने के बाद यानी कि एक जगह जमा होने के बाद क्या होता है, बांगर मिट्टी का निर्माण करता है, जो बाढ़ प्रभावी मैदान के क्षेत्र स्तर जितनी ऊपर उठ जाती है, क्या होती है, एक जगह पे मेड़ जैसी यानी कि भिंड की जैसी क्या होती है, एक जगह इकट्ठा हो जाती है या फिर बड़े टीले की जैसा क्या हो जाती है, बन जाती है। यानी कि हम सरल भाषा में बोले तो एक जगह पे क्या होना चाहिए, एक जगह पे जहाँ पे ऊंची हो जाती है या फिर जम के एक हिल का निर्माण कर देती है मिट्टी से, तो उसी मिट्टी को क्या कहते हैं, हम लोग बांगर कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखें। तो भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर जो है, भारत की जो मुख्य भूमि है 8.8/4 से लेकर 37 डिग्री 6 है उत्तर अक्षांश के बीच है। भारत की देशांतरी विस्तार जो 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के मध्य में है। ये जो है लेकर कहाँ से शुरू होता है, 8 डिग्री से लेकर 4 डिग्री से शुरू होकर और 37.6 डिग्री उत्तर की ओर, उत्तर के अक्षांश के बीच क्या है। और भारत की देशांतरी विस्तार है वो कहाँ से लेकर 68 डिग्री से 7
पूर्व देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 पूर्व तक के देशांतर के मध्य में है। जो कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश भारत का दक्षिणी भागों में बांटती है। भारत के अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है। जो अक्षांशीय विस्तार है दोनों में अंतर जो है वो 30 डिग्री का है लगभग। नेक्स्ट प्रश्न जो है छठा है, जल सांभर से आप क्या समझते हैं? जल सांभर से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर सीड? वाटर सीड से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल सांभर या ड्रेनी उसे भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का पानी नदियों, नहरों और नालों से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाती है। मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वैसी जल सांभर या फिर वैसी जल जो बर्फ़ से, यानी कि जो पहले क्या होती है बर्फ़ होती है और बाद में गर्मी के कारण या फिर बारिश के कारण या फिर किसी भी कारणवश जो बर्फ़ होती है वो क्या हो जाती है, पिघल कर पानी के रूप ले लेती है। और वह पानी जो है वो किसी नदियों या किसी नहरों या फिर किसी नालों या फिर किसी एक जगह पर क्या हो जाती है, एक जगह पर एकत्रित हो जाती है, यानी कि जमा हो जाती है। तो उस जगह को क्या कहते हैं, उस एकत्रित हो जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, जल सांभर कहते हैं। जहाँ पे जमा हो जाती है उसी को क्या कहते हैं, जल सांभर कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है सातवां, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो हम लोगों ने इस प्रश्न को जो है काफ़ी समय पहले भी पढ़ा था, क्लास 8 में भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास के 8, 9 और 10 में भी हमने पढ़ा था। ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट जो है, मतलब इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वी को जलीय ग्रह या नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को क्या कौन कौन सी ग्रह भी कह सकते हैं हम लोग, जलीय ग्रह या फिर पृथ्वी ग्रह, जलीय ग्रह या नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी की धरातल पर अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। क्योंकि पृथ्वी पर क्या होती है, अधिक मात्रा में जल पाई जाती है। जल की मात्रा पृथ्वी में 71% भाग को घेरे हुई है। 71% जो है वो जल को क्या की हुई है, घेरी हुई है पृथ्वी पे, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल तथा दक्षिण गोलार्ध में जल की अधिकता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में जो है वो स्थल है और साथ ही साथ उसी जगह पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, अधिक से अधिक जल भरे हुए हैं। उत्तरी गोलार्ध में 33% तथा दक्षिण गोलार्ध में 57% भाग जो है क्या है, जल हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 8वां में बोला गया है, परिस्थितिक से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजी? ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। वह व्यवस्था जो प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले जीवों से बनती है उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, अथवा किसी एक क्षेत्र के भौतिक वातावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों के बीच होने वाली अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पारिस्थितिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिक कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, जैवमंडल किसे कहते हैं? क्या कहते हैं, जैवमंडल से आप क्या समझते हैं या फिर किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। पृथ्वी पर ऐसी परिवेश जहाँ पर जीवन पाए जाने की संभावना हो, यानी कि पृथ्वी पे ऐसी जगह जहाँ पे क्या हो, जीवन संभव हो। जिस जगह पे इंसान, जानवर या फिर किसी भी पेड़ पौधे या फिर किसी भी चीज़ को जीने के लिए उपयुक्त पर्यावरण हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जैवमंडल पृथ्वी की वह सत्ता पर है या उसके आसपास के स्थान हैं जिसमें जीवित जीवें पाए जाते हैं। मतलब हम लोग वैसे अन्य भाषा में हम लोग कह सकते हैं वैसी जगह जहाँ पे क्या हो, जीवन संभव हो, उसी को क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। और उसका समर्थ करते हैं। जैवमंडल में मुख्य रूप से 3 मंडल होते हैं। जैवमंडल में मुख्य कितने मंडल होते हैं, 3 मंडल। ये आप लोग को याद रखना है, शायद 2 नंबर में पूछ दे कि जैवमंडल में कितने मंडल हैं। तो कौन कौन मंडल है, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। कितने मंडल हैं, 3 मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न जो पूछा गया है,
10वां प्रश्न में हम लोगों को बोला गया विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय घृत का नाम लिखें। विश्व में सबसे अधिक गहरीय यानी कि सबसे गढ़ी जो सबसे ज़्यादा गहरा हो उसका क्या करना है, नाम लिखना है। विश्व का सर्वाधिक गहरे सागर यानी कि जो समुद्र है, सागर है, उसके लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है मरियान ग्रत। क्या है, मरियान ग्रत, ठीक है। अब 11वां प्रश्न बोला गया है लोकतल झील किस राज्य में स्थित है। लोकतल झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। जो लोकतल झील है वो किस राज्य में है, मणिपुर राज्य में, मणिपुर राज्य में है, मणिपुर राज्य में है। भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो जीवित है, जो ऐसी ज्वालामुखी जो भारत में है लेकिन क्या है, वह जीवित है, जीवित जो है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग को बात करना है। तो कौन सी है एकमात्र ज्वालामुखी, उसका आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। क्या है, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो ईमान है निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो कहाँ पे है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका क्या नाम है, बैरन द्वीप। क्या है, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है वो मात्र एक ज्वालामुखी है जो क्या है, भारत की एकमात्र ज्वालामुखी है जो क्या है, सक्रिय जीवित है, ठीक है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, जो क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न बोला गया है वो हमारा क्या है, 13वां प्रश्न जो है, 13वां प्रश्न बोला गया है भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जो जलवायु है कैसी है। हाउ इज़ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी है, ये आप लोग को पता ही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है 14वां प्रश्न बोला गया है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली की जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी सिरोही है, सिरोही है, जो कहाँ पे है, राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है। आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के आरावली ज़िले में स्थित है जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर है, जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर है। आप लोग इतना नहीं लिखोगे तो यहाँ पे आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, जो कहाँ पे स्थित है, जो राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है। कहाँ है, जो राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है। लेकिन आप लोगों को वहाँ पे अगर एग्जाम में पूछ दे घुमा के प्रश्न कि गुरु शिखर का ऊंचाई कितनी है, गुरु शिखर की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो कितना है, 1722 मीटर से लेके 5676 फीट की ऊंची है। 1722 मीटर से लेके 5676 फीट की ऊंची है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाल मिट्टी के लाल रंग का क्या कारण है। जो लाल मिट्टी है उसका लाल रंग होने का क्या कारण है। तो इसका सिंपल है आंसर, लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। जो लाल मिट्टी है वो लोहे की मात्रा क्या है, काफ़ी अधिक होती है, जो इसके लाल रंग के कारण है, जो क्या है, लाल रंग के कारण है। क्योंकि आयरन ऑक्साइड लाल भूरे रंग के होते हैं। जो आयरन है और ऑक्साइड है वो कौन सी रंग के होते हैं, लाल या फिर भूरे रंग के होते हैं, ठीक है। इसी के कारण से जो लाल मिट्टी है उसकी रंग लाल दिखाई पड़ती है। महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है। महाराष्ट्र के जो पश्चिम घाट है उसे क्या कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट का सांस्कृतिक नाम साहिदी पर्वत है, साहिदी पर्वत है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है जो पृथ्वी पर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वतीय श्रृंखला है। अब नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है जल चक्र क्या है। जल चक्र क्या है, चित्र सहित समझाएं, चित्र सहित समझाना है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी इसे छोटी कर देते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को समझाते हैं, क्योंकि डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शायद आप लोग को एग्जाम में बोल दें। तो मैं यहाँ पे आप लोग के लिए एक चित्र लेकर आया हूँ। तो यार आप लोगों को सबसे पहले क्या करना, एक पर्वत का
डिज़ाइन बना देना है। उसके बाद पर्वत का डिज़ाइन देने के बाद यहाँ पे 1-2 बादल बना देना है। ठीक है, बादल बन जाएगा। उसके बाद फिर से एक और बादल बना देना है, मतलब पहले एक बादल बनाना है। ठीक है, अब फिर से मैं दिखाता हूँ आप लोग को बनाकर, थोड़ी सी और छोटा कर लेता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे एक हिल का निर्माण करना है। ठीक है, मतलब आपने पेंसिल लेकर गए हो तो पेंसिल से, अगर पेन लेकर गए हो तो पेन से ही बना देना। ठीक है, एक हिल का निर्माण हो जाएगा, हिल का निर्माण हो जाएगा ऐसे ऐसे, मतलब अपने डिज़ाइन से आप बना सकते हो। ठीक है, ये मान लीजिए हिल हो गया। उसके बाद इधर एक साइड में क्या कर देना, बादल का निर्माण कर देना है। ठीक है, बादल का निर्माण कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, छोटी छोटी मतलब बारिश की बूंदे का जैसा बारिश करवा देनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक साइड में क्या करना है, सूर्य छाप देना अपने गोल, मतलब थोड़ी सी गोल होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोग को पता ही है, मैं फ़ोन में पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप अपने अनुसार से गोल एक सूर्य छाप देना। ठीक है, उसके बाद उस सूर्य से क्या करना, मतलब पानी, उसके बगल में फिर एक रिवर छाप देना, नदी या फिर पॉन्ड, तालाब, कुछ भी छाप देना। तो ये जो सूरज की रोशनी जाएगी वो यहाँ पे पड़ेगा, तो ये जो पानी है वो वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। और वाष्प बन के फिर से एक क्या करेगा, नया बादल का निर्माण करेगा। और यहाँ पे इस यानी कि जो पानी होगी उससे ऐसे, मतलब इस प्रकार से कुछ ऊपर जाने की साइन दे देना, तीर की। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को जैसे ऐसे तीर दे देना। ठीक है, ऐसे ऊपर जाने के। ओके, अब इससे क्या होगा, इससे लगेगा कि हाँ सूर्य जो पानी जो है वाष्प बनकर कहाँ जा रहा है, बादल जा रहा है। उसके बाद फिर से जो बादल यहाँ पे आप बनाओगे तो उसके फिर से यहाँ ऐसे मार दोगे, फिर ऐसे, फिर वहाँ पे जो बारिश गिरेगी तो फिर ऐसे साइन कर दोगे। उसके बाद फिर से ऐसे जो पानी है उसमें जाओगे, फिर से ऐसे कर दोगे और फिर से ऐसे, मतलब 4 बगल से जो है वो क्या हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को चित्र में आप लोगों को दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पानी पड़ा, क्या हुआ, पानी पड़ा। उसके बाद ये जो पानी है वो कहाँ जा रही है, नदी में जा रही है। उसके बाद फिर से जो जब धूप आ रहा है, जब यहाँ पे धूप पड़ रहा है तो ये पानी क्या है, और वापस क्या बन जा रही है, अब ऐसी बादल बन जा रहा है। और ये बादल फिर क्या हो रहे हैं, फिर से बारिश करवा रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो डिज़ाइन है, इस तीर को हम थोड़ी सी कर्सर को इरेज कर दिए हैं। उसके बाद अब जो बच गया, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो है पहले वर्षा हुई, मान लो तो वर्षा हुई तो ये कहाँ गया, पौंड में गया। और फिर से जब सूर्य पड़ा इसमें तो ये फिर से कहाँ गया, बादल का निर्माण किया। और ये बादल जो है फिर से क्या किया, वर्षा कराया। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया। अब इसका जो आंसर है वो हम लोगों ने बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, जल चक्र का तात्पर्य पृथ्वी के, जल चक्र का तात्पर्य पृथ्वी के स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल के बीच होने वाली जल की चक्र प्रवाह को जल चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक वाष्प संघनन और वार्षिक प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है, जिस इसमें जल के विभिन्न स्रोत हैं। स्रोत से जीवों के बीच जल का आदान प्रदान भी शामिल है। क्या है, जो जल के आदान प्रदान भी शामिल हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया। ये जो प्रश्न है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जल चक्र है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। VVI हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो यार आप लोग याद रखना, ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया और हो सकता है आप लोगों को बीच पूछ दे। तो यार घबराना नहीं, इस थोड़ी सी एक चित्र बना देना, उसके बाद यहाँ पे आप लोग कुछ लिख देना। और जैसा जैसा मैंने साइन बोला वैसा ही आप लोग को साइन क्या करना, कर देना है। ठीक है, साइन लगा देना। ठीक है, यानी कि क्रॉस की चिन्ह लगा देना, तीर की। ठीक है, तो इससे क्या होगा पता चलेगा। और जो जांचने वाले टीचर होंगे वो क्या होंगे, अच्छे खासे नंबर आप लोगों को 5 में से 5 दे या 4 दे। ठीक है, मतलब अच्छे खासे नंबर दें। ओके, तो आप लोगों ने समझ लिया। और आज के प्रश्न यहीं तक समाप्त होता है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि यार ऐसा ही आप लोग स्टडी से रिलेटेड वीडियो मैं लेकर आते रहता हूँ। और बहुत जल्द 12th क्लास का भी स्टार्ट होने वाला है स्टडी, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे जैसे ज्योग्राफी का ख़त्म होगा वैसा ही पहले मैं ज्योग्राफी और इंग्लिश और ज्योग्राफी, इंग्लिश और हिस्ट्री 3 सब्जेक्ट का पहले ही स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब हमारा ये आधा चैप्टर ख़त्म होने लगेगी तब फिर और अदर सब्जेक्ट भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, यानी कि सारा सब्जेक्ट का हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और अगर मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ तो हमारे साथ एक और टीचर जुड़ेंगे और वो भी क्या करेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो पर। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ओके।